अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि चैप्टर नंबर 3 आपका अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि चैप्टर नंबर 4 को मैं स्किप करूँगा, छोड़ूंगा नहीं। अब स्किप इसलिए किया कि पहले हम अलजबरा कर लें और फिर हम उस चैप्टर की तरफ आएंगे। बहुत लंबा चैप्टर है, तो कोई ऐसी चीज़ को हम ज़रूर पढ़ लेना जिसका फिर आगे 9th क्लास में हमारे साथ लिंक भी अवेलेबल है। सो एक्सरसाइज नंबर 5.1 को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर उसने कम्प्लीटली तौर पर आपको ये बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो क्या क्या लाई करती हैं। ठीक है जी। तो अभी हम देखने लगे हैं जी सर्टेन कुछ वैल्यूज़ हैं, वो इक्वेशंस भी और एक्सप्रेशंस भी। तो पहले हम इक्वेशंस की तरफ चलते हैं, तो सॉरी एक्सप्रेशन की तरफ। नंबर 1 क्वेश्चन में वो कह रहे हैं जी राइट दी कॉन्स्टेंट्स ऑफ given constants given in the expression। साथ ही मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड सेकेंडली इन इक्वेशन। तो अभी आप जरा देख लें 3x + 4, इसी को पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। देखिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर 3x + 4 0 के बराबर होता तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर इक्वल आता है, एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ अलजेब्रिक वैल्यूज होती हैं। अलजेब्रिक वैल्यू से मुराद है कि अननोन्स होते हैं x y z a b c, इस तरह। क्लियर हो गया जी। अगली बात, इक्वेशन के अंदर इक्वालिटी मस्ट हो, ठीक है जी। और इसे अलजेब्रिक सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है जी। और ये अलजेब्रिक सेंटेंस दो किस्म का होता है, एक जिसे इक्वेशन कहते हैं और एक जिसे इनइक्वेशन कहते हैं, जिसे इनइक्वालिटी भी कहते हैं और इनइक्वेशन भी कहते हैं। यानी जब 3x + 4 = 0 लिखा जाएगा इक्वेशन होगी, और 3x + 4 अगर लिखा जाता है > 0 या 3x + 4 क्वेश्चन में लिखा आ जाता है <0, तो इस केस में ये हो जाएगी इनइक्वेशन। तो सारी बात आपको ओपन करके मैंने बता दिया, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या चीज़ है? दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जबकि ये अलजेब्रिक सेंटेंस है, ये इक्वेशन है। और मैंने आपको रीजन किया था अलजेब्रिक सेंटेंस ये है, ठीक है जी। सेंटेंस की आगे दो शेप्स हैं, क्या बोला? वन इज इक्वेशन एंड द अदर इज इनइक्वेशन, ठीक है जी। यानी सेंटेंस जो है वो दो टाइप का होता है, या तो वो इक्वेशन होती है, इक्वालिटी आएगी तो इक्वेशन हो जाएगी, और इनइक्वालिटी आएगी तो इनइक्वेशन होगी। इसे अलजेब्रिक सेंटेंस कहते हैं, ठीक है जी। इनइक्वेशन शायद आपके लेवल पर डिस्कस ना हो, इक्वेशन डिस्कस जरूर होगी। सो दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन एंड दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अलजेब्रा से इंट्रोडक्शन था, तो हमें इतनी सी बात के बारे में क्लियरली सबसे पहले पता चल गया। अब उसके बाद साथ ही देख लें क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कह रहा है कि कॉन्स्टेंट्स बताएं। अब मैं आपको मजीद क्लियर करने लगूँ, कुछ पार्ट से आपको कॉन्स्टेंट्स और इन सब के बारे में भी पता लग जाएगा। सब बातें आपको मैं ऑल टुगेदर पहले बता दूंगा, समझा दूंगा, फिर क्वेश्चन करना आसान होगी। जैसे पहला पार्ट लिखा है 3x + 4। याद रखिएगा इसके अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है दैट इज x। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अलजेब्रा में x y z वेरिएबल्स लेते हैं और a b c हम कॉन्स्टेंट्स लेते हैं, लेकिन कोई भी जो अननोन वैल्यू होगी वो वेरिएबल ही कहला सकती है। बट इन योर लेवल x y z आर मोस्टली ट्रीटेड एज variables। What is this 3 mean and what is this 4 mean? ये 3 क्या कहलाता है? ये कहलाता है जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। और वेरिएबल की स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या है जी? कोफिशिएंट ऑफ x। और 4 के साथ देखिए कोई वेरिएबल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट। तो पहले क्वेश्चन में वो पूछ भी ये रहा था कि एक्सप्रेशंस के अंदर से आप बताएं कि बेसिकली कांस्टेंट्स कौन कौन से। जैसे देखिए पार्ट नंबर 2 में देख लें, लिखा हुआ कि 2x³ -1। इस केस के अंदर जरा देखिए 2 क्या है? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x³। वेरिएबल यूज हो रहा है x, जबकि उसकी डिग्री जो इस्तेमाल हुई है वेरिएबल की वो क्या हो रही है? x³, यानी कि पावर जो इस्तेमाल हुई है दैट इज x³। और अगर कोई पूछे व्हाट इज कांस्टेंट, तो आप कांस्टेंट इसका कहेंगे -1। कांस्टेंट क्या कहेंगे? -1। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ उसने ये कहा कि कांस्टेंट्स के बारे में बताएं, तो मैंने आपको पहले एक्सप्रेशन कंप्लीटली बताने की कोशिश की है। अगर हम देखते हैं पार्ट नंबर 1 डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ तो 4 इज ए कांस्टेंट। पार्ट नंबर 2 -1 इज ए कांस्टेंट, बुक आपके पास होगी। पार्ट नंबर 3 नथिंग इज ए कांस्टेंट। रीजन इक्वेशन गिवन है 5y + 2x,
तो इसमें तो कांस्टेंट गिवन ही नहीं है, ये एक वेरिएबल है y और एक वेरिएबल x, जब कुछ भी नहीं होता तो जीरो तो ऐड हो सकता है, सो हियर द कांस्टेंट विल बी जीरो। नाउ पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ जी 7y² - 8, इधर वेरिएबल यूज हो रहा है दैट इज y, डिग्री यहाँ उसकी पावर जो यूज हो रही है दैट इज स्क्वायर, कोफिशिएंट क्या है y² का 7, जबकि -8 क्या है कांस्टेंट, -8 क्या है जी कांस्टेंट। तो मैंने कोशिश की कि आपको एक्सप्रेशन जो थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसकी एक एक बात मैं बता सकूं, तो जो कि मैंने बताई है। अब आगे ज़रा देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। कहते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहते हैं जी राइट द वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशन। पहली इक्वेशन है 2x - 1, देखिए साथ ही वर्ड एक्सप्रेशन की जगह चेंज करके उसने क्या शो कर दिया दैट इज इक्वेशन। राइट द वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशंस। पहले में कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, वन वेरिएबल है ये इक्वेशन, वन वेरिएबल के अंदर है व्हिच इज x। नाउ पार्ट नंबर 2, बहुत अच्छी बात है, ये पता होना चाहिए, y + x = 3 लिखा है, ये भी इक्वेशन है। एक्चुअली दिस इज अलजेब्रिक सेंटेंस, और अलजेब्रिक सेंटेंस से आगे निकलते हुए दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन। सो इस अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 वेरिएबल्स, कौन से x, y। थर्ड के अंदर एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है लेकिन उसकी डिफरेंट पावर्स यूज हो रही हैं, ठीक है जी। इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो दिस इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल x, बेशक उसकी पावर्स है, वेरिएबल एक ही यूज हो रहा है। इसी तरीके से फोर्थ नंबर पे जो वैल्यू लिखी है वो लिखिए जी 7y² - 2y + 3 = 0। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो आपकी जो इक्वेशन यूज हो रही है दैट इज जिस तरह लिखा हुआ है ये वेरिएबल इसका भी एक ही है, वन वेरिएबल, ठीक है जी। और वन वेरिएबल यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है इस इक्वेशन में, दैट इज y। क्लियर हो गया जी। फिर कह रहे जी क्वेश्चन नंबर 3 में राइट दी लिटरल्स यूज्ड इन द इक्वेशन। अब ये लिटरल्स क्या हो गए जरा मैं देख लेता हूँ, because that is a new thing। फिर जी the alphabets that are used to represent constants or coefficients are called literals। All right, literals जो कांस्टेंट की रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल होते हैं, कांस्टेंट और कोफिशिएंट दोनों की बात हो रही है, जो कांस्टेंट और कोफिशिएंट की रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल हो रहा है उसे हम कहेंगे लिटरल, ठीक है जी। तो अभी आप जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट ही लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c माइनस y। सिंपल इज दैट x और y तो क्या है, x और y सारे के सारे क्या है जी कांस्टेंट, वो वेरिएबल्स हैं, x y z मैंने कहा मोस्टली हम वेरिएबल्स काउंट करते हैं। नाउ a b एंड c ऑल आर लिटरल्स। ये लिटरल्स क्यों है उसकी वजह देखिए, a जो है वो किसका कोएफिशिएंट है, a इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x², whereas b is a coefficient of x, and what is c? c is a constant। straight away y एक वेरिएबल है, हम x y z मैंने आपको क्या कहा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम x y z को क्या ले रहे होते हैं, all x y z's are treated as what, variables। now the next part cx² plus dx, क्या लिखा है, cx² plus dx। what are the literals used, c is also a literal and d is also a literal, both are literals, ठीक है जी। अगर कोई आपको लिटरल्स की डिटेल पूछे तो आप कहिए c is a coefficient of x² and d is a coefficient of x। यानी जब किसी वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इट बिकम्स कोएफिशिएंट, और जब किसी वेरिएबल के अलावा आ रहा होता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कांस्टेंट, वो क्या कहलाता है कांस्टेंट। क्लियर हुई बात। तो ये काफ़ी बेहतर चीज़ें इन्होंने इसमें बताई थी एक्सप्रेशंस में, इक्वेशंस में, और बल्कि इक्वेशंस ही है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से आप थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में लिटरल्स आर बी और डी, और फोर्थ पार्ट में लिटरल्स आर ए एंड डी। तफसील अगर आप उसकी लेना चाहेंगे तो वो ए जो है वो y² का कोफिशिएंट है और डी इटसेल्फ क्या कांस्टेंट है। थर्ड पार्ट में b जो है वो x का कोफिशिएंट है जबकि d क्या है कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पॉलिनोमियल। इन दोनों के दरमियान आपने क्या बताना है, फर्क। तो पहले हम फिफ्थ पार्ट पहले कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट इसलिए पहले कर लेते हैं क्योंकि वो भी कांस्टेंट से रिलेटेड है। पहले पार्ट में कहता है जी
फिफ्थ पार्ट हम पहले कर लेते हैं क्योंकि वो उसकी डिटेल मुझे दोबारा बतानी पड़ेगी, इसलिए वो भी करते हैं, लेकिन पहले ये कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट बड़ा, ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज है पूरी की पूरी। पहला जी आप जरा देख लें, 7x माइनस 6y प्लस 3z, इसके अंदर कोई भी आपके पास कांस्टेंट नहीं है। जब कोई कांस्टेंट नहीं होता तो क्या कांस्टेंट होता है? जीरो, क्योंकि जीरो ऑल द टाइम ऐड हो रहा है। नंबर 2 के केस में क्या लिखा जी, 5x स्क्वायर माइनस 3, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है जी -3, एक ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल के बगैर हो। अब है जी 8x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5। अब इस केस में व्हाट इज द कांस्टेंट? तो कांस्टेंट है मेरे बच्चों 5। उसके बाद फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ जी 9y प्लस 3x माइनस 2z। अब इसमें देख ले, इसमें कांस्टेंट क्या? इसमें भी कांस्टेंट अवेलेबल नहीं है। जब कांस्टेंट नहीं होता तो जीरो होता है, क्योंकि जीरो ऑल द टाइम ऐड हो रहा है किसी भी चीज़ में। क्लियर होगी जी बात? तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर से हमने क्या निकाल लिए थे? हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। जो उसने कहा था क्या बताएंगे कोई कांस्टेंट है, अगर है तो लिख दें, हमने साथ लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा परफॉर्म हो गया। अच्छा, डिग्री एक अलग चीज़ है, पॉलिनोमियल एक अलग चीज़ है, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। और उसके बाद फिर वो कहेगा कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आप तफसील से बताएं। तो ये सारी चीज़ अभी हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो टेंशन नहीं लेनी। तो 7th को भी हम अटेम्प्ट करेंगे, 6th को भी। बिफोर गोइंग टू दैट थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूँ, ये भी ज़रूरी है कि अक्सर क्वेश्चन हो जाता है कि ये अलजेब्रा है क्या, तो आप उसको सिंपल जवाब दें जो भी आपसे पूछता है। आप कहते हो जी इन मैथमेटिक्स व्हेन वी आर डीलिंग विद अननोन्स, ठीक है जी, व्हेन वी आर डीलिंग विद अननोन्स इट बिकम्स अलजेब्रा। अब वो कह रहे डीलिंग से क्या मुराद है? कोई बात के जो जितनी भी हमारी बाइनरी ऑपरेशंस है, अदर ऑपरेशंस है, लॉजिकल, जब भी हम अलजेब्रा पे लगाएंगे बाइनरी ऑपरेशंस को हमसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशन है ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इस तरह के परसेंटेजेस भी निकाल रहे हो। अब जरा देख लें, दिस ऑल व्हेन वी आर डीलिंग विद अननोन्स इट बिकम्स अलजेब्रा। व्हाट इज अननोन? अननोन इज ऑफ टू टाइप्स। कोई बेसिक्स है इनका भी पता होना चाहिए। अननोन्स में दो टाइप्स है मेन, वन आर द वेरिएबल्स and the other are the constants. Variables, a value that changes, ठीक है जी। और इसके बारे में सिंपल है, a value that does not change। सिंपल, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहूँ जी एक वेरिएबल x और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेज ऑफ द वीक को, तो क्या डेज ऑफ द वीक ऑल द टाइम सेम रहता है? आज मंडे, कल तो मंडे नहीं होगा, कल तो ट्यूसडे हो जाएगा, फिर वेडनेसडे हो जाएगा। सो डेज ऑफ द वीक चेंज कर रहे हैं। सो यहाँ पर x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा एक वेरिएबल। इसी तरीके से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ a, अभी मैं इसे वेरिएबल कह रहा हूँ, या खुद के लिए ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, और मैं कह देता हूँ जी नेम ऑफ द टॉप स्टूडेंट ऑफ द क्लास इन मैथमेटिक्स। लेट्स से जी कोई एक ही बच्चा है, मैं नाम ले लेता हूँ, लेट्स से फातिमा शिराज ने। अब मुझे बताएं कि अब ये भी क्या है? ये फॉर द टाइम है, ये भी एक कांस्टेंट काउंट होगा, या आपके लिए आपका अपना नाम एक कांस्टेंट चीज़ है जो ऑल थ्रू द लाइफ क्या होगा? फातिमा शिराजी नाम है या अब्दुल्ला उसैदी नाम, ऐसे ही आपके क्लास में बहुत सारे जो बच्चे हैं तो वो किसी नाम से ही जाने जा रहे हैं। सो एक ऐसी चीज़ है आपका अपना नाम, सेल्फ नेम, कि जो कि ऑल द टाइम सेम होगा। So it will be treated as constant. Your name will be a constant thing, whereas the days of the week is a variable. इसी तरीके से जब हम अननोन्स को डील करते हैं तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं जी? अलजेब्रा। अब अगली बात जो समझने की है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात आपको मैं इसमें से समझा देता हूँ, 3 चीज़ें पहले समझाऊंगा, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहली चीज़ आ जाएगी जी डिग्री। व्हाट इज डिग्री? डिग्री होती है, मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, उससे समझाना ज़्यादा आसान है। लिखा जी x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर डिग्री निकालनी है और उसका ये मैंने पार्ट नंबर 4 लिखा, ठीक है। इसी से आप बेहतरीन तरीके से डिग्री समझिए। डिग्री होती है आपने जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें याद रखिएगा कि प्लस और माइनसेस ये टर्म्स को अलग कर रहे होते हैं। जबकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। ये टर्म्स को क्या कर रहा होता है? कंबाइन।
ये सिंगल एक टर्म है, जबकि एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर अलग है, वाई स्क्वायर अलग है, लेकिन मल्टीप्लाई होने की वजह से दिस विल बी अ सिंगल टर्म, ये फर्स्ट टर्म है। ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म है। प्लस ने अलग किया इसे, वाई क्यूब, ये क्या जी? ये थर्ड टर्म है, और ये -1 क्या? दैट विल बी फोर्थ टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्दर आगे बात है कि वेरिएबल्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, पूरा हम इस जो है ना एक्सप्रेशन को खंगालने लगे। दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं जी, एक्स और वाई। प्लस कितनी टर्म्स है? ये टोटल टर्म्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर काउंट किया जाए तो वो 4 है। अच्छा, इसमें कांस्टेंट कोई इन्वॉल्व हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कांस्टेंट क्या इन्वॉल्व हो रहा है जी? -1। अच्छा, अब आ जाएंगे जी कोफिशिएंट की लिस्ट। कोफिशिएंट्स सब चीजें पता होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, देखिए इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स क्यूब का भी कोफिशिएंट क्या है? 1, जब कुछ नहीं आ रहा था तो 1 तो आ रहा था। और वाई क्यूब का भी कोफिशिएंट क्या है जी? 1। अब आगे बात, इतनी सब डिटेल्स के बाद हमें पता होनी चाहिए डिग्री। व्हाट इज डिग्री? डिग्री होती है किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म के अंदर, किसी एक टर्म के अंदर कंबाइनिंग पावर वेरिएबल्स की, यानी कि इसकी पावर भी 2 है, इसकी भी 2 है, दोनों मल्टीप्लाई करें, टोटल कंबाइनिंग पावर क्या हो जाएगी? 4। इसमें सिर्फ x ही आ रहा है और उसकी कंबाइनिंग पावर जो है ये कहला है, तो दैट विल बी 3। इसके अंदर क्या आ रही है जी? 2। जहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होता, x y नहीं होते, कांस्टेंट होता है, वहाँ पे वेरिएबल्स की पावर क्या होती है? 0। डिग्री क्या कहलाती है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट कंबाइनिंग पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स अमंग ऑल द टर्म्स। जो हाईएस्ट होती है वो कंसीडर होती है डिग्री। तो इस इक्वेशन की, इस एक्सप्रेशन की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी? 4। क्या होगी जी? डिग्री 4। तो प्रॉपर तरीके से मैंने कोशिश की है कि मैं आपका एक किस्म का एक्सरे कर दूँ पूरी की पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, पूरा का पूरा आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूँ कि एक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें। क्लियर है? आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक लेक्चर है कि जिसके बारे में आप अलजेब्रा के बारे में पहले भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक दफ़ा रिवीजन हो जाएगी कि अलजेब्रा बेसिकली क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। अब ये थर्ड पार्ट है, लिखा हुआ जी x³ -xy + 1, इसकी भी डिग्री निकाल लेंगे। पहली तो बात है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स बताएं। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि वैसे तो हम डिग्री डायरेक्ट बता सकते हैं, 3 इसका आंसर है। हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 3, इधर देखो ना, इधर 3 आती है, इन दोनों को कंबाइन करो, 1 + 1 2 होगी। इधर वैसे ही नहीं आ रही, हाईएस्ट तो 3 का आंसर 3 आ जाता है, लेकिन नहीं, पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। देयर आर 3। कांस्टेंट क्या है जिस पूरी टर्म के अंदर? दैट इज +1। अच्छा, कोएफिशिएंट्स की बात आ जाए तो कोएफिशिएंट्स बड़े मजे की बात है। x³ का कोएफिशिएंट क्या है? 1। xy का कोएफिशिएंट क्या है? -1। 1 तो वैसे ही क्या कांस्टेंट है। अच्छा, अब अगली बात, अब आएगी बात डिग्री। डिग्री हमने पहले ही चेक कर ली, भला क्या? कंबाइनिंग पावर, हाईएस्ट कंबाइनिंग पावर देखनी है किसी भी टर्म की। इसकी तो टोटल आई 3 रही है, इसकी 1 है, 1 है, ऐड करके 2 हो जाएगी। वैसे ऐड होता नहीं है, वैसे रूल एंड डिसीज का कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है, बेसिस सेम ना हो तो पावर्स ऐड नहीं होती। यहाँ से डिग्री चेक करने के लिए आपने पावर ऐड कर, आगे बात समझ। वरना देखिए x³ × x² होना तो ये x5 लिखा जाता है, क्योंकि हम एक बहुत ही नॉन स्टेटमेंट लेकर आते हैं कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर 1 2 3 4 5, बेसिस सेम हो और नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। लोड आओ 3 + 2 5। लेकिन इस केस में तो देखिए, आप जेन में सवाल आएगा कि भाई हम इधर क्यों ऐड करें, बेसिस सेम ही नहीं। इधर ऐड जस्ट डिग्री चेक करने के लिए करें, ठीक है, सॉल्व करने के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिग्री को चेक करने के लिए कर रहे हैं। ये ना हो कि आप में से कोई बच्चा के सर ने बताया था तो बाद में आप जनाबे नहीं से xy का स्क्वायर लिख रहे हो कि इसकी भी 1 पावर, इसकी भी 1, गलत हो जाए। सिर्फ डिग्री चेक करने के लिए पावर्स क्या कर रहे होते हैं? ऐड कर रहे हैं। सो इसकी डिग्री क्या होगी इस एक्सप्रेशन की? इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी जी? 3। आगे चलो, नाउ द नेक्स्ट वन इज सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, लिखा हुआ जी x² + x। कुछ चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स यकीनन आप आंसर करेंगे 2। फिर मैं आपसे पूछूंगा कांस्टेंट इसमें क्या है, तो इसमें कांस्टेंट अनअवेलेबल है, सो दिस विल बी 0। 0 तो ऐड हो सकता है ऑल द टाइम। फिर है जी कोएफिशिएंट्स के बारे में पूछूंगा अगर मैं आपसे, तो x² का कोएफिशिएंट है 1, जबकि x का कोएफिशिएंट भी क्या 1 है। अब अगली बात आ गई डिग्री।
अब देखिए इसकी पावर क्या आ रही है 2, एक ही टर्म है ना, मतलब एक ही वेरिएबल है, और इस टर्म की के अंदर भी एक ही वेरिएबल है, इसकी पावर 1 आ रही है और 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए हाईएस्ट है, हाईएस्ट इज 2, आंसर इज 2। ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज वेरी इजी, वो लिखा हुआ जी x+1 कितनी टर्म्स है 2, टर्म्स कितनी 2, कांस्टेंट क्या है 1, कोएफिशिएंट क्या है जी, कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, एक ही कोएफिशिएंट है x और वो भी क्या 1 है, साथ 1 ही आ रहा है, ठीक है। और डिग्री क्या है, डिग्री इसकी है, इसकी देखो 1 और इसकी 0, ऐसे ही, तो हाईएस्ट क्या होगी बात। अब आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन मैं बनाता हूँ जो बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इसको इसलिए देखते हैं ताकि हम समझ सकें चीज़ों को हम क्या करें, समझ सकें। लिखता हूँ जी मैं x4y² प्लस x3y³ प्लस x2y, साथ इधर 5 लिख लेता हूँ, इधर 10 लिख लेता हूँ, इधर 8 लिख लेता हूँ, y4 माइनस 7xy5 प्लस लिख देता हूँ इधर 16y6 प्लस 32 लिख देता हूँ, ठीक है। और आपसे मैं पूछता हूँ जी, चेक करें कि इसमें कितनी टर्म्स और कितना कुछ। अभी क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है, ठीक है जी। नंबर ऑफ टर्म्स बड़ा इजी है, आप नंबर ऑफ टर्म्स प्लस के डिफरेंस से काउंट कर सकते हैं, प्लस माइनस आ रहे हैं, एक टर्म दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, आप लेंगे नंबर ऑफ टर्म्स आर 6। अब मैं आपसे पूछता हूँ कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट भी आ रहा है लास्ट वाला +30। अब आ जाती है बात जी कोएफिशिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मज़े की बात यह है कि पहला वेरिएबल आ रहा है x4y² और इसका कोएफिशिएंट आ रहा है, दूसरा वेरिएबल आ रहा है जी x3y5, इसका कोएफिशिएंट आ रहा है 5, फिर आ रहा है जी x2y4, इसका कोएफिशिएंट आ रहा है 8, अच्छा उसके बाद आ रहा है जी xy5, इसका कोएफिशिएंट आ रहा है -7, इसके बाद आ रहा है जी y6, इसका कोएफिशिएंट आ रहा है 60। चेक करें ऐसा है कि नहीं, कोएफिशिएंट्स भी पता चल गए। अब आगे बात हाईएस्ट पावर, चेक करें, काउंट करें पावर 6 + 2 4 + 2 6, 3 + 3 6, 2 + 4 6, 1 + 5 6 6 0, हाईएस्ट क्या है 6 ही है ना, तो डिग्रीज की क्या काउंट होगी, डिग्री विल बी काउंटेड एज 6, डिग्री विल बी काउंटेड एज 6। ऑलराइट, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये अब आपको डिग्री की अगर क्लियर होगी ये बात, तो अब मैं आपको अगली दो चीज़ें भी बताने लगा हूँ। वन इज पॉलिनोमियल और फिर पॉलिनोमियल की टाइप्स हैं, क्या पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक कब होती है, लीनियर कब होती है, बाई क्वाड्रेटिक कब होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें किसी भी इन्वॉल्व वेरिएबल की एक्सप्रेशन के अंदर, कोई भी वेरिएबल जो इन्वॉल्व होगा एक्सप्रेशन के अंदर, x होता है, y होता है, z होता है, कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, अगर उसकी पावर, सुनिएगा, पावर नेगेटिव है या फ्रैक्शन है, सो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। और अगर उसकी पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, अब रिवाइज करें चैप्टर नंबर 1, इंटीजर्स क्या होते हैं, डेफिनेट नंबर्स लाइक 0 1 2 3 4, ये नॉन नेगेटिव है, 0 भी नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव हो जो फ्रैक्शन हो जाए पावर, तो वो तमाम पॉलिनोमियल नहीं है। कोई भी एक टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हुई, कोई भी एक टर्म अगर उसकी पावर नेगेटिव होगी या फ्रैक्शन होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर कोई एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, पावर जितनी भी वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में वो क्या होगी, पॉलिनोमियल। सिंपल बात। अब अगर यह बात आपको समझ आ गई हो तो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से हमारे ये मामला क्लियर हो जाए। तो लगे तो मैंने आपको 6 के सारे पार्ट्स भी करवा दिए थे जिसमें डिग्री निकालनी थी। अब 5th के पार्ट्स करते हैं। सबसे पहले लिखता है जी x² + x - 1, ये पॉलिनोमियल है, ये 100% क्या है जी, दैट इज पॉलिनोमियल। ये क्यों पॉलिनोमियल है, उसकी वजह है। पहली टर्म देखें, इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 1,
इसकी पावर क्या है 0, 0 इसलिए क्योंकि जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता तो पावर क्या होती है 0। अच्छा, अगर आप इससे देखें तो दैट्स वाई इट इज पॉलीनोमियल, क्योंकि तमाम अगर पावर्स को देखा जाए तो दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ जी, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 7। इस केस में देखते हैं कंबाइंड पावर, देखें जरा इसकी क्या आ रही है 2 + 1 3, 1 + 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 0, सो ये भी ठीक है, ये भी क्या है, दैट इज पॉलीनोमियल। ये भी एक क्या है जी, पॉलीनोमियल है। आगे पार्ट नंबर 3 देखिए, यहाँ से गेम उल्टी हो रही है। एक्स की पावर -2 लिखा है प्लस वाई प्लस 7। अब देख लो एक्स की पावर क्या होगी नेगेटिव, यही बात आपको समझ आ जानी चाहिए। इन्वॉल्व किसी भी एक टर्म की पावर अगर नेगेटिव हो जाएगी तो इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल नहीं। आगे फोर्थ पार्ट के अंदर को हम क्या देखेंगे, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है जी दैट इज x बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स। तो ये भी पॉलीनोमियल नहीं है, वजह बताता हूँ। देखिए अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे ना पावर को, तो याद रखिए जब भी पावर टॉप पे जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, सिंपल है। देखिए वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, वाई की पावर -2 हो जाएगी, एक्स क्यूब है नीचे आएगा तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी -3। ये तो बात पता ही होगी आपको, जब प्लेस चेंज होता है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तो पावर क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। सो यहाँ पर नेगेटिव होगी नीचे से ऊपर की, अब 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स -1। खुद सोच ले, कंबाइन भी कर ले तो ये क्या आता है जी -1, फिर क्या है जी +1, और ये भी क्या हो रहा है जी दैट विल बी, ये तो डिग्री देख लो ना, अलग अलग भी देख लो, वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो चुकी है, वेरिएबल की पावर क्या हो चुकी है नेगेटिव। यहाँ पर वाई स्क्वायर की पावर नेगेटिव है, वहाँ पे एक्स की पावर नेगेटिव है, नॉट अ पॉलीनोमियल, not a polynomial, alright। तो यहाँ पे भी बेशक इनको अलग अलग करके चेक कर लो कि x की पावर भी 2 है और y की भी 1 है, और x की पावर भी 1 और y की पावर भी 2 है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, यानी नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव है तो चलेगा, नॉन नेगेटिव नहीं होगी नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अब लिखता है जी फिफ्थ पार्ट, फिर लिखता है जी x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, ये सारी पॉजिटिव है। कैसे, पावर है 3, पावर है 2, पावर होती है ये एक्सपोनेंट ऊपर वाली जो पावर है, वाई की जिसकी कोई पावर ना लिखी हो 1 होती है, जहाँ पे वेरिएबल एब्सेंट हो वहाँ पे पावर 0 होती है, तो ऑल आर नॉन नेगेटिव्स। सो ये क्या है, ये पॉलीनोमियल, ये क्या जी पॉलीनोमियल। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट नंबर 6 पार्ट लिखा हुआ जी x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1/2। नाउ पावर क्या है 4, पावर क्या है जी 2, पावर क्या है 1, पावर क्या है 0, क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, दे ऑल आर नॉन नेगेटिव्स। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये क्या हो जाएगा पॉलीनोमियल। अच्छा एक अब उसने पार्ट आपको नहीं दे दिया, मैं आपको अपने पास से देता हूँ। अगर x की पावर लिखी हो 3/2 प्लस 5, तो क्या ये पॉलीनोमियल है? नाउ अगर इस केस में देखिए, मैंने आपको खुद से क्वेश्चन बना के दिया है, तो यहाँ पर इसकी पावर आ रही है 3/2 और ये 0। तो मैंने आपको कहा था फ्रैक्शन भी होगी पावर तो पॉलीनोमियल नहीं, ये बात मैंने आपको दी थी नॉट, क्योंकि उसने ये पार्ट नहीं दिया था तो मैंने आपको फिर भी बता। जैसे लिखा हो जी √x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ना √x क्या होता है, x की पावर 1/2 होता है, ऐसे ही अब देखो ये फ्रैक्शन आ गई, ये पावर क्या आ गई फ्रैक्शन आ गई, इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल, नॉट अ पॉलीनोमियल, ऑलराइट। तो ये बात पता होनी चाहिए, ये वो चीज़ थी जो उन्होंने बुक में नहीं दी और मैंने आपको दिया। अच्छा पार्ट नंबर 7 में अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट है, मेरा ख्याल है सक्सेस का बिल्कुल लास्ट है, तो ये मैं करवाने लगा। अच्छा ये सारी पॉलीनोमियल्स हैं, कैसे देखो 3x प्लस 1, इसकी पावर 1 है इसकी 0 है, खुद से वो बता रहा है कि ये पॉलीनोमियल है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये फर्स्ट पार्ट है, दैट विल बी सेकंड, ठीक है। ये क्या इनमें निकालना क्या, वो मैं बात की बात बता रहा हूँ। थर्ड भी देख लो, ये भी पॉलीनोमियल है, सारी वो बता रहा है खुद से कि ये तमाम की तमाम पॉलीनोमियल्स हैं। फिर आगे जी फोर्थ वन इज x प्लस 1, फिफ्थ वन इज x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, सिक्स्थ वन इज x4 प्लस x³ प्लस एक्स स्क्वायर, seventh one is
x square y square plus xy. Eighth one is x square plus xy plus 8. अच्छा, सारी पॉलिनोमियल्स है। कैसे? 1 0 पावर है, 2 0 है, 2 1 है, 1 1 है, 3 2 0 है, 4 3 2 है। कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो नेगेटिव है। इसकी भी देख ले, अगर कंबाइंड देखी जाए 4 2 और अलग अलग भी देख ले, सारी पॉजिटिव है, 4 2 1 1, तो ये सारी पॉलिनोमियल है। अब वो ये नहीं पूछ रहा, वो पूछा है इसमें बताएं कि एक्सप्रेशन जो है वो लीनियर कब है, क्वाड्रेटिक कब है, ठीक है जी, और क्यूबिक कब है, और बाई क्वाड्रेटिक कब है। बहुत इजी चीज़ है, अभी बताएंगे। किसी भी एक टर्म के अंदर कंबाइंड पावर का अगर 1, कंबाइंड पावर क्या है जी, 1 है सिर्फ सब टर्म्स के अंदर, हाईएस्ट पावर 1 है, तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं लीनियर। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो कहते हैं क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो कहते हैं क्यूबिक, और अगर हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है तो उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। चेक करते हैं, इसकी आ रही है 1 और 0 पावर ऐसी, सो दिस इज लीनियर, हाईएस्ट 1 है, फिर 2 और 0 ऐसी, हाईएस्ट पावर 2 आ गई, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। अच्छा, इधर भी हाईएस्ट पावर क्या आ गई, देखो 2 1, तो ये भी क्या कहलाएगी, ये भी कहलाएगी क्वाड्रेटिक। आगे हाईएस्ट 1 1, हाईएस्ट पावर 1 ही ऐसी, लीनियर इन 2 वेरिएबल्स। अब आप देखें हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, क्यूबिक, क्योंकि 3 है हाईएस्ट पावर। इधर देखिए 4 3 2, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 4, बाई क्वाड्रेटिक। नाम पता होने चाहिए। अब इसके अंदर भी इन्वॉल्व देखें, इधर कंबाइंड क्या हो जाएगी 4 और ये क्या हो जाएगी 2, ये भी क्या कहलाएगी, बाई क्वाड्रेटिक। इधर देखिए इसकी पावर क्या है 2, इसकी कंबाइंड पावर क्या है 2, इसकी क्या 0, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी क्वाड्रेटिक। कहानी होगी खत्म। एक्सरसाइज आपकी होगी डन। इसके अंदर जो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। पूरी एक्सरसाइज के अंदर कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी। और मज़े की बात यह है कि आप इसको रिवाइज करें, स्लोली दोबारा से देखें। अगर कोई चीज़ समझ आपको नहीं आती, अच्छा है कि आप इसको जितना देखेंगे, जितना समझेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। एंड ऑल आर एब्सोल्युटली एक्यूरेट आंसर्स जो हमने दिए, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। सब आंसर्स हमारे बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ये मैंने देख लिया। सो आपके लिए आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 5.1 कीजिए, फिर कल के लिए होगा कि आपका एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।